Hey everyone, welcome to the channel and welcome to the M Lakshmikant series. तो इस सीरीज़ में वी आर ऑन द चैप्टर नंबर 33 एंड चैप्टर नंबर 33 इज़ द स्टेट लेजिस्लेचर. तो स्टेट लेजिस्लेचर का जो चैप्टर है वो पार्लियामेंट के चैप्टर से काफ़ी हद तक सिमिलर है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो कि सेम हैं, कुछ चीज़ें ही हैं जो कि अलग हैं और कहीं पे हमें सब्सटीट्यूट करना है वर्ड्स, केवल पार्लियामेंट को हटाकर स्टेट लेजिस्लेचर लगाना है या सेंटर को हटाकर स्टेट लगाना है, बाकी रेस्ट ऑफ द चीज़ें सेम. तो इसमें हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली और ना ही ये ज़्यादा लेंदी होने वाला है जितना कि पार्लियामेंट का चैप्टर लेंदी था, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें सेम है. तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल से. तो आर्टिकल नंबर 168 से लेकर आर्टिकल नंबर 212 तक ये स्टेट लेजिस्लेचर आता है. अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो पार्ट 5th में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. अब दो तरह के स्टेट्स होते हैं, पहले जो कि यूनी कैमरल होते हैं और दूसरे जो कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाले होते हैं. तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर वाले वो होते हैं जिनमें कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जिसको कि हम विधानसभा बोलते हैं, और उसके अलावा एक गवर्नर होते हैं. तो इसमें केवल दो ही एलिमेंट्स हैं, एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा गवर्नर. लेकिन वहीं अगर हम बाई कैमरल लेजिस्लेचर की बात करें तो उसमें एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती ही है, गवर्नर भी होता है, एक चीज़ उसमें एक्स्ट्रा होती है, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको कि हम विधान परिषद भी बोलते हैं, वो उसमें एक्स्ट्रा होता है. ये दोनों लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको हम लोअर हाउस बोलते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम अपर हाउस बोलते हैं. तो गवर्नर दोनों में ही होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी दोनों में होती है, लेकिन अगर कोई स्टेट बाई कैमरल होगा तो उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी और अगर कोई यूनी कैमरल होगा तो उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी. नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 170. अब हम केवल वही आर्टिकल्स देखेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर लिखा है ना 168 से लेकर 212 तक, तो सारे आर्टिकल्स तो हम याद नहीं कर सकते और ना ही सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं. तो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है केवल हम वही वाले याद करेंगे. अगर आपको आर्टिकल्स के नाम, नंबर और उसमें क्या लिखा है, कहाँ पर कौन सा आर्टिकल आता है, ये सब याद करने में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो इसकी बहुत जल्दी एक वीडियो आने वाली है जिसमें कि हम शॉर्ट ट्रिक से कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा याद करने वाले हैं. तो अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 170. आर्टिकल 170 में है कंपोजिशन. तो लेजिस्लेटिव असेंबली की कंपोजिशन, इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की कंपोजिशन जो है वो नेक्स्ट आर्टिकल में है, दैट इज़ आर्टिकल नंबर 171. तो लेजिस्लेटिव असेंबली देख लेते हैं पहले. लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं लोगों से, लोग जो हैं उनको डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं. मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है इसकी वो 500 है और मिनिमम स्ट्रेंथ जो है वो है 60. अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा, इनमें जो है मिनिमम जो है वो चेंज्ड है, तो मिनिमम इसमें 30 है. और वहीं अगर हम बात करें मिज़ोरम की और नागालैंड की तो वहाँ पर 40 और 46 है. गवर्नर जो हैं वो एक मेंबर को नॉमिनेट कर सकते हैं फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है तो. ये था हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का कंपोजिशन. अब हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन. तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है 1/10 लेजिस्लेटिव असेंबली की. मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसकी 1/10 पॉपुलेशन जो है वो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है. इसका मिनिमम कितना है? इसमें मिनिमम जो होता है वो 40 होता है और जो साइज़ है वो स्टेट के साइज़ पर डिपेंड करता है. जितना बड़ा स्टेट होगा उतनी बड़ी क्या होगी? काउंसिल होगी. नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 172. आर्टिकल 172 में लिखा है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर की ड्यूरेशंस के बारे में लिखा है. तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों की ही ड्यूरेशन जो है वो अलग अलग है. लेजिस्लेटिव असेंबली की ड्यूरेशन 5 ईयर्स है और लेजिस्लेटिव काउंसिल की ड्यूरेशन जो है वो 6 ईयर्स है. नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 173, दैट इज़ द क्वालिफिकेशन. तो क्वालिफिकेशन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए 30 इयर्स है मिनिमम एज और लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए 25 इयर्स है. ये था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग. लेकिन अगर हम आरपी एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन देखें तो वो थोड़ी सी अलग है. उसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि अ पर्सन इलेक्टेड टू अ लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी एन इलेक्टर फॉर दैट एंड बी क्वालिफाइड फॉर द गवर्नर्स नॉमिनेशन. तो एक ऐसा पर्सन जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली में खड़ा होना हो तो उसको वहाँ के एक इलेक्टर होना बहुत ज़रूरी है. और दूसरा, अगर वो SC ST की रिज़र्व सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनको SC ST का मेंबर होना भी ज़रूरी है. तो ये था आरपी एक्ट के अंडर और हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर भी देख लिया, आरपी एक्ट के अंडर भी देख लिया. नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 188, दैट इज़ द ओथ.
अब तक हमने आर्टिकल 170 देखा था जिसमें कंपोजिशन थी, फिर आर्टिकल 171 देखा जिसमें कि अगेन कंपोजिशन थी, फिर 172 देखा था जिसमें कि ड्यूरेशन था, फिर 173 देखा था जिसमें क्वालिफिकेशन था, और अब है ओथ। जब भी आप पढ़ें तो एक बार आप ऐसे पीछे का रिकॉल करते जाएं ताकि आपको सब कुछ कनेक्ट होता जाए। अदरवाइज़ क्या होता है, हम पीछे का भूल जाते हैं इतनी जल्दी, हमें वो याद नहीं रहता जब हम नंबर्स देखते हैं। तो ऐसे आप पीछे से रिकॉल करते जाएं तो आपको वो याद रहेगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 188 जिसमें कि ओथ है। तो ओथ कौन करवाता है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स की? तो वो करवाते हैं गवर्नर। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 190 में है वेकेशन ऑफ सीट्स। तो सीट कब वेकेट होगी? तो उसके 4 रीज़न्स हैं, या तो डबल मेंबरशिप की वजह से वेकेट होगी, या फिर डिसक्वालिफिकेशन की वजह से वेकेट हो जाएगी, अगर कोई रिज़ाइन कर देता है रेजिग्नेशन की वजह से वो वेकेट होगी, और या फिर अगर वो 60 डेज से ज़्यादा एब्सेंट रहें तो उनकी सीट क्या मानी जाएगी? वेकेट मानी जाएगी। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 191 दैट इज़ डिसक्वालिफिकेशन। तो डिसक्वालिफिकेशन वही सेम चीज़ें हैं जो पहले डिसक्वालिफिकेशन में आई थी, वही यहाँ पर है कि इफ़ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, या फिर इफ़ ही इज़ अनसाउंड माइंड, if it discharged insolvent, if is not the citizen of India, and if he is disqualified on the ground of defection। वही सेम चीज़ें हैं जो पीछे से चलती आ रही थी। डिस्क्वालिफिकेशन में ज़्यादा चेंज नहीं आता है, एग्जैक्टली वही चीज़ें चलती रहती हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 178 जिसमें कि है स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। स्पीकर जो होता है वो मेंबर्स में से ही एक होते हैं और उनके पास एक कास्टिंग वोट होता है। डिप्यूटी स्पीकर की बात करें तो वो भी मेंबर्स में से ही होते हैं और उनका इलेक्शन जो है वो स्पीकर के इलेक्शन के बाद होता है, और लेकिन उनके पास स्पीकर से ही जितनी पावर होती है, जितनी पावर स्पीकर के पास होती है उतनी ही डिप्यूटी स्पीकर के पास होती है, कोई भी सबऑर्डिनेट नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल नंबर 182 जिसमें कि है चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो चेयरमैन जो है वही सेम अगेन द मेंबर्स अमंग द मेंबर्स, और वही सब कुछ सेम है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। अभी तक हमने आर्टिकल 170 पढ़ा जिसमें कि था कंपोजिशन, फिर आर्टिकल 171 पढ़ा जिसमें अगेन कंपोजिशन, फिर आर्टिकल 172 पढ़ा जिसमें था ड्यूरेशन, फिर आर्टिकल 173 पढ़ा जिसमें था क्वालिफिकेशन, फिर आर्टिकल 188 पढ़ा जिसमें था ओथ, फिर आर्टिकल 190 पढ़ा जिसमें था वेकेशन ऑफ सीट्स, फिर आर्टिकल 191 पढ़ा जिसमें कि था डिसक्वालिफिकेशन, फिर आर्टिकल 178 पढ़ा जिसमें कि था स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर आर्टिकल 182 पढ़ा जिसमें था चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 177। नेक्स्ट आता है एक कंपैरिजन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में विद रिस्पेक्ट टू देयर मनी बिल। मनी बिल के रिगार्डिंग जो उनकी पावर्स हैं उनके बेसिस पर ये एक कंपैरिजन है छोटा सा। तो अगर हम मनी बिल की बात करें तो मनी बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है ओनली इन लेजिस्लेटिव लोकसभा सॉरी। लेकिन अगर हम स्टेट असेंबली की बात करें, स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें, तो वहाँ पर इट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो ये केवल रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट पे हो सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर गवर्नर की रिकमेंडेशन से हो सकता है। प्राइवेट मेंबर जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं मनी बिल, केवल मिनिस्टर्स कर सकते हैं। ये दोनों में ही सिमिलर है। तो ये था हमारा चैप्टर 33 स्टेट लेजिस्लेचर का। इसमें काफ़ी शॉर्ट में हो गया क्योंकि पार्लियामेंट से सेम ही था, आपको ज़्यादा डिफरेंस इसमें लगा नहीं होगा, और ये ज़्यादातर सिमिलर है, केवल आर्टिकल्स के नंबर चेंज हो जाता है और उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, तो वो आप याद कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको डिफ़िकल्टी आर्टिकल्स याद करने में तो उसकी वीडियो जल्दी ही आने वाली है, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और अब हम कुछ PYQs देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड कि क्या हमारे नोट्स वर्थ इट है या नहीं है, क्या इसमें से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, या क्या ये UPSC लेवल के हैं या नहीं है। तो इसमें से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो आप उनको अच्छे से रिवाइज़ करें और फिर हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करें। ये क्वेश्चंस जो हैं हमने प्रीवियस ईयर से लिए हैं और कुछ कोचिंग से लिए हैं, कुछ कोचिंग के जो टेस्ट होते हैं उनसे लिए हैं। तो मेजरली जो है इसमें ज़्यादातर PYQs ही हैं। 90% PYQ 99% PYQs हैं और केवल 1% ही कोचिंग के होंगे। अदरवाइज़ सब कुछ PYQ से रिलेटेड ही है। तो आपको जितने भी आते हैं आप उनका आंसर करें और अपना स्कोर जो है वो ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी में कन्फ्यूजन है तो आई विल कॉमेंट डाउन, जितने भी आंसर्स होंगे वो सब मैं एक कॉमेंट में कॉमेंट कर दूँगी, उसे पिन कर दूँगी, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। So let's start with our question number 1. Question number 1 is the quorum to hold a meeting of the House of the State Legislature shall be: first is 30 members,
or the 1/10 of the total membership, whichever is less, 1/2 of the member, 1/10 of the member, and 10 members of 1/10 of the total membership, whichever is more. तो इसमें से जो भी आपको ऑप्शन करेक्ट लगता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो आंसर आपको वहीं मिल जाएगा. तो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. ये PYQs ही हैं. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. विच इज़ द मैक्सिमम परमिशेबल स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. विधानसभा की मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है? 400, 425, 500 या फिर 545. नेक्स्ट इज द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सबमिट हिज रेजिग्नेशन लेटर टू. रेजिग्नेशन लेटर किसको सबमिट करता है? गवर्नर को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, चीफ मिनिस्टर को या फिर डेप्यूटी स्पीकर को. स्लाइड में 3 क्वेश्चंस हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर एंटाइटल्ड टू रिसीव सच अ सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द डिटरमाइंड बाय. सैलरी और अलाउंसेज जो है उनकी वो कौन डिटरमाइन करता है? स्टेट गवर्नर, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर हमारे प्रेसिडेंट. Next is a bill is reserved by the governor of the state for the consideration of the president. The president may, president के पास क्या क्या options होते हैं? तो पहला option है to give his assent to the bill, to withhold the assent to the bill, to veto power and to direct the governor of the state to return it for the reconsideration. इसमें option है 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 4 and 1, 2, 3, 4. And our last question is, the house of the state legislature can be declared the seat of the member as vacate. Vacate कब मानी जाएगी? जब वो absent रहेंगे कितने days के लिए? 30 days, 60 days, 45 days and 90 days.